Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में पढ़ा था। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। जिसने भी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यानी न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 लॉज दिए थे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये तीनों लॉज हमें फोर्स के बारे में बताते हैं, यानी जब भी किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अगर रेस्ट पर है तो वो मूव करने लगेगी, अगर मूव कर रही है तो हम उसे फोर्स अप्लाई करके रोक सकते हैं, रेस्ट पर ला सकते हैं। तो फोर्स के बीच में और स्टेट के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमें न्यूटन के लॉज से पता चलता है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में बताया था कि इस अर्थ पर 2 तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कोई भी बॉडी होती है जो इस अर्थ पर हम देखते हैं वो या तो रेस्ट की पोजीशन में मिलेगी या फिर वो मोशन की पोजीशन में मिलेगी, यानी वन प्लेस टू अदर मूव कर रही होगी। तो इन दोनों बॉडीज़ के बिहेवियर के बारे में न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में बताया है। क्या बताया है ज़रा ये भी देख लेते हैं। उन्होंने कहा है अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless an external force apply on it to change its state। यानी अगर कोई भी बॉडी रेस्ट की पोजीशन में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी। और अगर कोई भी बॉडी मोशन की पोजीशन में है, यानी मूव कर रही है एक स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ, तो वो हमेशा ऐसे ही मूव करती रहेगी अनलेस, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता आउटसाइड से, मतलब बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता जिससे कि उनकी स्टेट चेंज हो जाए। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, यहाँ पर एक पेपर है, ये रेस्ट की पोजीशन में है, हमेशा रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगा, अपने आप तो नहीं हटने वाला ये यहाँ से, जब तक कि इस पर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। तो बाहर से मैंने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, तभी रेस्ट की पोजीशन से बदलकर वो कैसे आया है, मोशन की पोजीशन में आया है। ठीक है, ऐसे ही उन्होंने कहा मोशन वाली बॉडीज़ के लिए कि अगर कोई भी बॉडी मोशन में है, लेट्स से हमारे पास यहाँ एक साइकिल है और साइकिल जो है ये मोशन की पोजीशन में है, हम इसको पैडलिंग कर रहे हैं और यूनिफॉर्म स्पीड हमने कायम की हुई है कितनी, 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इतनी स्पीड से ये साइकिल एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो ये हमेशा इसी तरह से मूव करती रहेगी अनलेस एक्सटर्नल फोर्स इस पर अप्लाई नहीं हो जाता, जिससे कि या तो इसकी स्पीड जो है वो इससे ज़्यादा हो जाए या फिर ये रुक ही जाए। मान लो अगर हम पैडलिंग करना बंद कर देते हैं तो साइकिल थोड़ी दूर तक तो जाएगी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी पोजीशन आ जाएगी जहाँ पर इस साइकिल को रुकना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो पोजीशन है, जहाँ ये पोजीशन ए से पोजीशन बी पर गई है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। ठीक है, क्योंकि न्यूटन ने कहा है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के कोई भी मूविंग बॉडी नहीं रुकेगी, कोई भी रेस्ट वाली बॉडी नहीं चलेगी। ठीक है, तो इस पर कौन सा एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा, आप ही सोचिए। भाई साइकिल इस तरफ मूव कर रही है, पैडलिंग करते रहते तो ठीक था, इतनी ही हमने स्पीड कायम की हुई थी, लेकिन पैडलिंग करना हमने बंद कर दिया है। अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो एवरी बॉडी पर लगता है, कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन वाला फोर्स। ठीक है, घिसना, घर्षण बोलते हैं उसको। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, साथ ही साथ जो एयर है, जो एयर फ्लो हो रही है, आप ही देखो जब साइकिल चलाते हो तो हवा लगती है ना बहुत तेज, तो वो जो एयर है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको रेजिस्ट कर रही है, रोक रही है।
तो यहाँ पर दो एक्सटर्नल फोर्सेस लगे, एक तो ये एयर फोर्स वाला और दूसरा यहाँ पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो कि सरफेस ने लगाया यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से ये साइकिल रुक गई। ठीक है, तो जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता, ना तो रेस्ट वाली बॉडी मूव कर सकती है, ना मोशन वाली बॉडी रुक सकती है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर ही हम इसका जो ये यूनिफॉर्म स्पीड थी उसको भी चेंज कर सकते हैं। मान लो अगर हम बहुत स्पीड उसको दे दें, पीछे से मान लो तो किसी ने धक्का लगा दिया, उस वक्त में इसकी स्पीड इतनी थोड़ी ना रहेगी। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने पर ये 10 किलोमीटर पर आवर हो सकती है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पुश कर दें। अब ये जो नेचर होता है बॉडीज़ का एक ही स्टेट में बरकरार रहने का, इसको कहा जाता है इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया। तो क्या होता है इनर्शिया? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट और इन मोशन। तो क्या होती है इनर्शिया? एक नेचर है किसी भी बॉडी का जो उसे रेस्ट की पोजीशन में रोके रखता है, उसे मोशन की पोजीशन में रोके रखता है, उसी को ही हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि हर एक बॉडी का अपना एक इनर्शिया होता है जो उसे अपनी पोजीशन पर रोके रखता है। ठीक है, तो ये हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी विच रेजिस्ट चेंज, जो कि चेंजेस को रेजिस्ट करती है, रोकती है, अपने ही पोजीशन में रोके रखती है उसको हम लोग इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा बॉडी का, उसको चेंज करने के लिए उतना ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। और इनर्शिया डिपेंड करता है किस पर? मास पर। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो कार हैं, एक है जिसका मास है 20 kg, दूसरी है जिसका मास है 500 kg। दोनों एक जगह पर रुकी हुई हैं, यानी दोनों अभी रेस्ट की पोजीशन में हैं। तो इनका इनर्शिया क्या है? रेस्ट की पोजीशन में रहना, और ये उसको बरकरार रखेंगी। ठीक है, उसको रेजिस्ट करेंगी। अब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया दोनों ही बॉडीज़ पर, तो कौन सी बॉडीज़ जल्दी से अपनी स्टेट चेंज कर लेगी? तो जिसका मास कम है वो थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करने पर अपनी स्टेट चेंज कर लेगी, और जिसका मास ज़्यादा है उसके लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो इनर्शिया किसी भी बॉडी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास की। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। यह भी मास ज़्यादा था, इनर्शिया ज़्यादा हो गया, और जब इनर्शिया ज़्यादा होगा, ग्रेटर द इनर्शिया, तो ग्रेटर ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ज़्यादा ही हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉडी को मूव कराने के लिए। ऐसे ही जिसका मास कम है, इनर्शिया उसका कम है, और फोर्स भी उसको कम लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। आगे अगर हम देखें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी गैलीलियो ने भी इनर्शिया के बारे में बताया था। इनर्शिया टेंडेंसी टू रिमेन सेम, एक ही पोजीशन में रहने की टेंडेंसी को, नेचर को इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, अब ये जो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया है ये आप 11th क्लास में पढ़ोगे डिटेल में। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो ये तो पता चला कि न्यूटन ने दो तरह की बॉडीज़ के लिए, दो तरह के स्टेट्स के लिए अपना ये लॉ दिया है, जब बॉडी रेस्ट पर होती है या फिर जब बॉडी मोशन में होती है। ठीक है, रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, अनटिल एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो जाता। ठीक है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट कह लो जो हम लोग करेंगे इससे रिलेट करते हुए। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे यहाँ पर हमने ग्लास रखा है, उसके ऊपर पेपर और उसके ऊपर हमने कॉइन रखा है। ठीक है, दोनों ही पेपर और कॉइन दोनों ही रेस्ट की पोजीशन में है। अब जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं ओनली पेपर पर किया, जिससे कि क्या होगा कि पेपर तो चला गया, पेपर तो मोशन में आ गया एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर, लेकिन उसके ऊपर जो कॉइन रखा था वो अभी भी उसकी क्या टेंडेंसी थी? सेम रहने की।
और सेम कैसे थी पोजीशन उसकी, रेस्ट पर। हमने कॉइन पर तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ कार्डबोर्ड पर, ये जो बोर्ड था उसके ऊपर, पेपर पर फोर्स अप्लाई किया है, ठीक है। लेकिन कॉइन नीचे गिर गया, ठीक है, क्योंकि उसका जो इनर्शिया था वो क्या था, सेम रहने का, यानी रेस्ट पोजीशन पर। दैट इज़ वाई इस ग्लास में वो गिर गया, ना कि उसके साथ गया, ठीक है। तो हर एक बॉडी की ऐसी ही इनर्शिया होती है। अब अगर कुछ एप्लीकेशंस देखें हमारे डेली लाइफ में न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करते हुए कि कैसे हम अप्लाई करें, या किस किस पोजीशन में, किस किस फिनोमिना में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है, तो वन बाय वन करके इनको भी देख लेते हैं। जैसे व्हेन अ हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक द डस्ट पार्टिकल्स स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट। ये जो कारपेट होता है उसमें जो डस्ट है, अगर हमें इसे अलग करना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम कारपेट को टांग देते हैं और स्टिक से उसको बीट करते हैं। अब कारपेट जब टंगा हुआ था तो वो रेस्ट की पोजीशन में था, और उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल हैं वो भी रेस्ट की पोजीशन में थे। तो इनर्शिया क्या है, रेस्ट की पोजीशन में रहना। लेकिन जैसे ही हमने उससे स्टिक से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कारपेट आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन डस्ट पार्टिकल्स का क्या इनर्शिया है, रेस्ट की पोजीशन में रहने का, ठीक है। तो हमने कारपेट पर फोर्स लगाया जिसकी वजह से वो तो मूव करेगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल अपने इनर्शिया में बरकरार रहने की वजह से उसी पोजीशन में रहेंगे और नीचे गिर जाएंगे, ठीक है, या अलग हो जाएंगे उससे। ऐसे ही आपने देखा होगा जब हम किसी ट्री को शेक करते हैं, है ना, जब हम किसी पेड़ को हिलाते हैं तो पत्तियां झड़ने लगती हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है ट्री पर, ब्रांचेस पर, और पत्तियां जो थी वो अभी भी अपनी इनर्शिया में बरकरार हैं, जिसकी वजह से वो पेड़ से अलग हो गई हैं। मोशन में उन्हें टाइम लगेगा, ठीक है, उसके साथ साथ जाने में। इसके अलावा अगर हम और भी देखें, जैसे व्हेन अ कार और बस स्टार्ट सडनली द पैसेंजर फॉल बैकवर्ड, या फिर when running car stop suddenly the passenger are jerked forward, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा जब आप कार या बस में बैठे हुए रहते हैं और अभी वो रेस्ट की पोजीशन में है और अचानक से ड्राइवर ने स्टार्ट कर दी, तो क्या होगा भाई, आप बैठे हुए थे यानी रेस्ट पोजीशन में थे, कार रुकी हुई थी यानी रेस्ट पोजीशन में थी, इनर्शिया रेस्ट था। लेकिन जैसे ही कार पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया तो क्या होगा, हमारी बॉडी, हम गिरेंगे तो नहीं, है ना, हम ऐसा तो नहीं है कि पत्ती की तरह नीचे गिर जाएंगे, हम तो बिल्कुल उससे जुड़े हुए हैं कार से। तो हमारी बॉडी आगे की तरफ, एक सडन चेंज के लिए आगे की तरफ मोशन में आएगी, क्योंकि पहले रेस्ट पर थी, एक्सटर्नल फोर्स हमारी बॉडी पर भी लगा कार की वजह से, तो इसकी वजह से हमारे आगे की तरफ हम गिर जाते हैं, ठीक है। इसलिए सीट बेल्ट पहननी चाहिए, ठीक है। अगर नहीं पहनेंगे, ऐसा भी होता है जैसे मान लो हम गाड़ी में जा रहे हैं, मोशन में हैं, और पीछे से एक स्पीड से आते हुए गाड़ी ने टक्कर लगा दी, तो क्या होगा कि हमारी जो बॉडी थी वो धीरे धीरे वाले मोशन में थी, लेकिन जैसे ही टक्कर लगती है तो एकदम से जो चेंज होता है ना, स्टेट चेंज हो जाती है भाई, तेज एकदम से मोशन में आएंगे हम लोग, जिसकी वजह से जो है एक्सीडेंट हो सकता है, हर्ट हो सकते हैं, हमें इंजरी हो जाएगी। इसीलिए सीट बेल्ट पहनना चाहिए ताकि वो हमारे अपनी उसी पोजीशन में रोके रखे, ठीक है। और अगर चेंज हो भी तो हमें संभाल ले हमारी बॉडी को। आगे अगर हम देखें, अगर इसको पॉइंट को समझें कि कार एकदम से स्टॉप हुई, ठीक है, बस एकदम से स्टॉप हुई, अचानक से ब्रेक लगे, तो हमारी बॉडी तो मूव कर रही थी, अचानक से ब्रेक लगे, मोशन से रेस्ट में आएंगे, जिसकी वजह से हमें कैसा होगा, जर्क फील होगा, ठीक है, हमारी बॉडी एकदम से जर्क फील करती है। तो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट्स, एप्लीकेशंस डेली लाइफ से रिलेट करते हुए आपको समझ में आए होंगे, और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में मुझे और एग्जांपल्स बता सकते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करते हुए कि कैसे आप लोग देखते हैं अपने चारों तरफ कि हाँ, ये वाला फिनोमेना न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेट करता है। आगे अगर हम देखें तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ने हमें बताया क्या है, तो हमें फोर्स की डेफिनेशन बताई है कि एक्सटर्नल फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस आ रहे हैं, उसे हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है। तो फोर्स कैसे क्या है, फोर्स दैट चेंज और टेंड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या है, जो किसी भी बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है,
या तो वो रेस्ट में हो तो उसे मोशन में ला देगा, अगर मोशन में है तो उसे रेस्ट की पोजीशन में ला देगा। तो आई होप आपको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एकदम से क्लियर हो गया होगा। किसी को भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एक छोटी सी टर्म मोमेंटम के बारे में, जिससे हमें हेल्प मिलेगी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन समझने में।